हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए, जिसका एग्जाम 17 दिसंबर को निर्धारित किया गया है, उसके लिए रोशन आनंद सर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा चलाए गए क्लास टेस्ट का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले कुल 3 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है जम्मू कश्मीर, उसके बाद हो जाएगा राजस्थान, फिर पंजाब और फिर गुजरात। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डूरंड लाइन का निर्धारण कब किया गया था? तो इसका निर्धारण 1893 ईस्वी में किया गया था। यही अगर पूछा जाए कि वर्तमान में डूरंड लाइन कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में डूरंड लाइन पीओके और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, बिल्कुल गलत है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है, बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, यह कथन गलत है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यानी 2 और 4 दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो उत्तर प्रदेश से सीमा लगने वाले कुल कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हो जाएंगे। इसमें 8 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दिल्ली। इसकी सीमा पंजाब के साथ नहीं लगती है, मतलब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ लगती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। यहाँ आरोही क्रम पूछा गया है, मतलब बढ़ते क्रम में पूछा गया है। तो सबसे कम हो जाएगा नेपाल, उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान, फिर चीन और फिर बांग्लादेश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली से सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? दिल्ली से सबसे समीप के देशांतर पर स्थित हो जाएगा बेंगलोर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 7 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, बिल्कुल सही है। रझीरा संकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है। भारत के सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कॉल है, बिल्कुल ठीक है। भारत का सुदूर पूर्व यानी ईस्टर्न पॉइंट का नाम वालांग नगर है। यानी 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य दिए गए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत भाग है? यह प्रश्न रिपीटेड है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत हो जाएगा 2.4%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि विश्व में भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का स्थान हो जाएगा 7वां। भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं? तो रसिया, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर हो जाएगा इंडिया और उसके बाद अर्जेंटीना। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो यह हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें किस राज्य से सूर्योदय पहले होता है? तो किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि उगता हुआ सूरज का देश किस देश को कहते हैं, तो यह कहा जाता है जापान को। और मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। पारगति क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पारगति क्रॉसिंग ओवर होता है पैकिटीन की अवस्था में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 200 शुक्राणु यानी स्पर्म बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा?
यहाँ ध्यान देंगे मियोसिस द्वारा, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 50। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? तो शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु समसूत्री कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केशेरुकों के वृषण यानी टेस्टस में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है केवल मियोसिस द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं? तो यह करते हैं अंतः कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन संश्लेषण में पूछा जाए तो यह राइबोसोम कार्य करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो यहाँ पूछा गया है जंतु कोशिका में, तो इसमें क्या नहीं होता है? तो लवक इसमें नहीं होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि गोल्जी का जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है और अंतःप्रद्रव्य जालिका भी होता है। लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? यह फिर से रिपीटेड प्रश्न है। पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला अंग होता है कोशिका भित्ति, रिक्तियाएं, लवक। ये सभी सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ये सभी जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कोशिकीय श्वसन की सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है तथा लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री तथा गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट, 19 नंबर प्रश्न है, कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि? यह पारगम्य होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? यहाँ न्यूक्लियम नहीं बल्कि यहाँ न्यूक्लियस होना चाहिए। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 21 नंबर प्रश्न है, न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? तो न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार होता है एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेंडन मांसपेशियों को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। बिल्कुल सत्य कथन है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एपिथेलियम ऊतकें कोशिकाओं के रसांकुर तथा सीलियां पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतकों में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो संवहन ऊतक का निर्माण होता है पार्श्व विभयाज्योतिकी से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत शामिल है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो कार्टेक्स, परिरंभ, मज्जा तथा पीध किरणें हो जाएंगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्र पौधों के संपूर्ण भाग का निर्माण करता है? तो पौधों के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण किया जाता है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं बाह्य त्वचा में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्व विभयाज्योतिकी का। पार्श्व विभयाज्योतिकी का उदाहरण होते हैं कैम्बियम। नेक्स्ट, वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैम्बियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को
संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है, यह कथन गलत है। सिर्फ बहुकोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है। पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाई जाती हैं। यानी इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो केवल एक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? प्रोटोजोआ शब्द दिया गया था गोल्डफ्स के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कवक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है यहाँ पूछा गया है। तो यह हो जाएगा कवक यूकैरियोटिक जीव है, बिल्कुल सही है। इनमें जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, यह भी कथन सही दिया गया है। इनका शरीर हाइफी का बना होता है, यह भी सही है। कवक की भित्ति पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, यह कथन गलत दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 33 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। सूची 1 में दिया गया है एनाफिलीज। एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है, क्यूलेक्स से फाइलेरिया तथा रेत मक्खी से क्या होता है? तो कालाजार, और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी। यानी 4 3 1 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ हो जाएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से जल संक्रामक हैं? तो जल संक्रामक कौन से हो जाएंगे? तो यह टाइफाइड हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का, और क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। यानी 1 और 2 दोनों कथन सही दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है नवजात बच्चों में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि? तो अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? तो यह जीवाणु जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वह नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट, युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश तथा संबंध होती है? तो इसका संबंध किस प्रकार होता है? तो यह हो जाएगा तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है, यह कथन गलत दिया गया है। और देखते हैं ऑप्शन, यहाँ 2 नंबर ऑप्शन में दिया गया है हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है, यह भी कथन गलत है। तो इसमें ना तो 1 सही है और ना ही 2। नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। सूची 1 में दिया गया है हीरा। तो हीरा क्या है? तो यह कार्बन का अपरूप हो जाएगा। संगमरमर क्या है? तो यह हो जाएगा कैल्शियम का। रेत बालू सिलिका, और माणिक्य हो जाएगा एल्युमिनियम। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? मिश्रण का नहीं है यहाँ पूछा गया है। यह इसकी संरचना नियत होती है, यह गलत दिया गया है। क्योंकि यह 2 या अधिक तत्वों अथवा यौगिक द्वारा बनता है, बिल्कुल सही है। इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, यह भी कथन सही है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, यानी बी सी डी सही है, ए गलत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। पदार्थ की पंचम अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहलाती है, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्व के गुणों से क्या होते हैं? तो यह होते हैं भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी तत्व के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन यौगिक है?
इसमें कौन यौगिक हो जाएगा? लोहा, पित्तल, आयोडीन, फेरस सल्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो यह कौन सा रेडियो आइसोटोप होता है? तो यह होता है कोबाल्ट 60। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ सही सुमेलित है पूछा गया है। तो समस्थानिक, समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु संहति वाले परमाणु, बिल्कुल सही है। संभारिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान किंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु, यह कथन गलत है। सम न्यूट्रॉनिक, समान द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु, यानी 2 और 3 दोनों गलत है। यहाँ सही कथन पूछा गया है तो केवल एक सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 48 नंबर प्रश्न है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है एक्स किरण के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो जब निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा Ne3s1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? तो यह किस प्रकार कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं के संयोग करके कार्य करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम के एक साफ पत्थर को जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया गया। करीब 20 मिनट के पश्चात पत्थर को विलयन से बाहर निकाला गया तो इस पर चमकीले धूसर रंग की परत जम गई थी। इससे पता चलता है कि तो इससे क्या पता चलता है? जिंक एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक आयनिक बंध बनता है जब एक आयनिक बंध जब बनता है जब जब क्या होता है? तो यह एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? यहाँ ध्यान देंगे, असंतुलित पूछा गया है। तो H2Cl2 ए सही संतुलित है, बी भी है और डी भी है, सी सही संतुलित नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी तत्व X के ऑक्साइड का सूत्र X2O3 है तो इसके सल्फेट का सूत्र क्या होगा? इसके सल्फेट का सूत्र हो जाएगा X2SO4 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है क्योंकि उसकी भेदन क्षमता अधिक होती है क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या हो जाएगी? तो यह अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सरे के गुण वैसे ही हैं जैसे एक्सरे के गुण कैसे हैं? तो जैसे गामा रे का होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सही है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन ए ही सही दिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो यह हो जाएगा ऊर्जा का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 62 नंबर प्रश्न है, जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर कॉपर की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 63 नंबर प्रश्न है, उपचयन ऑक्सीकरण में यानी ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया कौन सा हो जाएगा? यह ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है पूछा गया है तो यह कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
66 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो सामान्य लवण क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय लवण हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड और द्विक लवण हो जाएगा फिटकिरी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर आपको पता चलता है कि आपके गमले की मिट्टी अम्लीय हो गया है जिसमें गमले के फूल के विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप मिट्टी के अम्लीयता दूर करने के हेतु मिट्टी को में क्या मिलाएंगे। तो हम मिट्टी में क्या मिलाएंगे, यहाँ देखते हैं ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन अम्लीय है, तो इसमें अम्लीय कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा लाइम जूस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्फूलन लवण किसे कहते हैं, उत्फूलन लवण किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है लवण जो वायु में जल के अणु त्यागते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 71 नंबर प्रश्न है, गैसों के विसरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है। उसमें सही संबंध पूछा गया है तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव न हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब प्रति घनत्व का आयतन नियत रहता है। दाब या घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है, तो यह निष्कर्ष निकलता है बॉयल के नियम से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 27 डिग्री सेल्सियस और 2 एटीएम दाब पर ऑक्सीजन के 1 मोल का आयतन निकालें। एनटीपी पर ऑक्सीजन के 1 मोल का आयतन 22.4 ml है। इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सही गैस समीकरण निम्न में कौन है, तो सही गैस समीकरण निम्न में कौन हो जाएगा, तो 75 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 50 ग्राम C2H5OH और 50 ग्राम जल के परस्पर मिश्रण से बने विलयन में जल का मोल प्रभाज है। तो जल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 77 नंबर प्रश्न है, 16 ग्राम BaCl2 को जल में घोलने पर विलयन का आयतन 450 ml होता है। इस विलयन की मोलरता है। इस विलयन का मोलरता क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1 ppm पार्ट पर मिलियन का अर्थ है, 1 पार्ट पर मिलियन का अर्थ हो जाएगा 1 mg प्रति लीटर तथा 1 mg प्रति kg। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 79 नंबर प्रश्न है, जब तेज प्रकाश पुंज चौक जल के निलंबन पर पड़ती है तो प्रकाश निलंबन से होकर गुजर जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टार्च और जल के कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो इनके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। यहाँ टिंडल होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता है। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, तो यह डी ऑर्बिटल, अपूर्ण डी ऑर्बिटल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है, यह नियम प्रतिपादित किया गया है मोसले के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आवर्त सारणी में वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं चाल्कोजेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा, तो अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा परमाणु संख्या 16 वाला तत्व। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में स्थित तत्व के लिए लागू नहीं होता है, तो यहाँ लागू नहीं होगा कौन सा, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर कांच का शीतलन तीव्र गति से कराया जाता है तो
कांच से निर्मित वस्तुएं भंगुर हो जाएगी, बिल्कुल सही है। अगर कांच का शीतलन मध्यम गति से कराया जाए तो कांच की निर्मित वस्तुएं अपारदर्शी हो जाती है, ये भी कथन सही है। कांच निर्मित वस्तुओं को मध्यम एवं एक समान गति से शीतलन कराया जाता है, इस प्रक्रिया को अनिलीकरण कहते हैं। यानी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 87 नंबर प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना सिलिका, एल्युमिनियम और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक सिलिका, फिर चूना, फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? स्टील में कार्बन का अंश 0.1 से 1.5% तक बदलता रहता है, बिल्कुल सही है। मृदु स्टील में कार्बन का अंश 0.1 से 0.4% तक होता है। कठोर स्टील में कार्बन का अंश 0.5 से 1.5% तक होता है, यानी उपरोक्त सभी कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट, लोहे का जस्तीकरण कर देने पर उसका संक्षारण रुक जाता है क्योंकि? यहाँ संक्षारण होगा, उसका संक्षारण रुक जाता है क्योंकि? तो 89 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जस्ता लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे वायु का प्रभाव जस्ता पर ही पड़ता है, लोहा पर नहीं पड़ पाता है। नेक्स्ट, संक्षारण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संक्षारण सिर्फ आयरन धातु तक ही सीमित है, अन्य धातुओं का संक्षारण नहीं होता, यह कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेंडलीफ के जिस समय आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण किया था, उस समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, तो यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए स्थान रिक्त रखे थे, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट, किसी अक्रिय गैस का बाह्यतम कक्षा पूर्णतः भरे होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो यह ऑप्शन ए ही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, फास्फोरस का औद्योगिक निर्माण निम्नलिखित में से किस मिश्रण के विद्युत भट्टी में गर्म करके किया जाता है? यह किया जाता है हड्डी की राख, सिलिका तथा कोक के साथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब वह शरीर के कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोगों की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग विचाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिकों को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह कौन सी गैस है? तो यह गैस हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन के द्वारा तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान समय में डायनामाइट बनाने हेतु नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बहुलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? एक सही कथन नहीं है पूछा गया है, इसमें हो जाएगा बहुलक काफी निम्न आणविक द्रव्यमान वाले अणु होते हैं, यही कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओलिक, अस्टिएरिक एवं पामिटिक अम्लों जैसे उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे साबुन इससे कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एथेनॉल यानी इथाइल एल्कोहल के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है? यह एक रंगहीन द्रव है, बिल्कुल सही है। यह जल में अविलेय है, यह कथन गलत है। यह अत्यंत ज्वलनशील है, ठीक है। यह नीली ज्वाला के रूप में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रदान करता है, यानी 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।